हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट मदन में स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? यह है हिकेटिस, हेरोडोटस, एरिटोस्थनीज, एनेक्जीमेंडर। तो इसमें क्या था, एरिटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियत नियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन सा विद्वान है? फ्रेडरिक रेटजेल, प्रेबे, विडाल डी ला ब्लास, ग्राफिक टेलर। तो इसमें ग्राफिक टेलर पहला विद्वान है जिसने नियतिवाद की विचारधारा प्रस्तुत की थी। किसकी विचारधारा प्रस्तुत की थी? नियतिवाद की विचारधारा, ग्राफिक टेलर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन सा है? विडाल डी ला ब्लास, हेटनर, एच जीन ब्रुन्स, एच बेरोज। तो इसमें एच बेरोज है जो मानव भूगोल को मानव परिस्थितियों के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? जैसे किसी ग्रह के यानी हम उपग्रह कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं? उपग्रह कह सकते हैं। यानी जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है उसी प्रकार ये आकाशीय पिंड के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग है। यानी 1 नंबर है, नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है। इनमें से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इनमें से है कि अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, क्योंकि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है, इनका वेग अधिकतम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, तारे पृथ्वी के पश्चिम में किस प्रकार कारण ज़्यादा दिखते हैं? यानी तारे पूर्व से अगला क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। तो इसमें ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ये भी नहीं है। पृथ्वी सूर्य से पश्चिम को घूम रही है, ये भी नहीं है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ये ऑप्शन हमारा सही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर चमकता है, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा 22 दिसंबर को, जब सूर्य मकर रेखा पर स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यह सर्वप्रथम न्यूटन, पाणिनि, गैलीलियो, कोपरनिकस। तो यह सर्वप्रथम कोपरनिकस ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? बृहस्पति का, यूरेनस, नेपट्यून, शनि। तो इसमें टाइटन ग्रह है वो शनि का है, जो उपग्रहों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर है। पहले सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं, उसके बाद शनि के हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? मोनेडाइनाइक, हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। इनसेल ब्रग। तो इनको कहा जाता है इनसेल ब्रग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह है भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से पश्चिम की ओर, भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से पूर्व की ओर। तो वेगनर के अनुसार
भूमध्य रेखा से पश्चिम दिशा की ओर इसका विस्थापन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन की परिकल्पना, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, चतुष्फलक परिकल्पना, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो इसमें है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानें बनती है। ऑप्शन है इसमें गर्म लावा के ठंडे होने से, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से, इनमें से कोई। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो गर्म लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें पहला ऑप्शन अपरदन, ताप, दबाव, घुलन। तो इसमें सबसे उत्तरदायी कारक नहीं है, अपरदन नहीं है, ताप है, दबाव है और घुलन है, लेकिन अपरदन इसमें कारक उत्तरदायी कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जा सकता है वह कहलाती है समभूकंप रेखा, सह भूकंप रेखा, आइसोपाइकिन रेखा, आइसोगोलन रेखा। तो इसमें सह भूकंप रेखा कहलाती है, जो दोनों स्थानों को एक साथ मिलाने का कार्य करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनी क्या कहलाती है? व्यापारिक पवनी, पछुआ पवनी, ध्रुवीय पवनी, ग्रस्ता चालीसा। तो इसमें हो जाएगा व्यापारिक पवना। तो व्यापारिक पवनी होती है वो उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर अग्रसर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? पोनकी धारा, मिस्टर, सिरुको, चिनको। तो इसमें हो जाएगा पोनकी वायु की धारा है जो स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल में बहती है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण होती है? उष्मा का चालन, उष्मा का संवहन, उष्मा का विकिरण, इनमें से कोई। तो यह परिघटना होती है उष्मा का संवहन के कारण देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पवन के अपवर्तनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप तीन फलक या पार्श्वों वाले कठोर सेलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन है ज़ुजेन, ड्राइकांटर, यारडांग, इंसेलब्रग। तो इसमें हो जाएगा ड्राइकांटर, इस नाम से इन सेलों को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डर्मलिन के बारे में क्या सत्य है? तो कास्ट प्रदेश से मिलने वाला गर्त, हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति, पवन द्वारा निर्मित निक्षेपजन्य स्थलाकृति, सागरीय स्थलाकृति। तो इसमें हो जाएगी हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार के समान की स्थलाकृति है वो ड्रमलिन के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्रास्ट क्षेत्र में कंदरा को विलन छिद्र से सीधा मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लेपीज, पोल्जे, गोलरंध। तो इसको कहा जाता है पोनोर। क्या कहा जाता है दोस्तों? पोनोर कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? उत्तरी गोलार्ध में जल यानी जल कितना स्थित है? 60%, 60.7%, 63%, 80.9%। तो इसमें हो जाएगा 60.7% जल उपस्थित है उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? 71%, 76%, 80%, 82%। तो इसमें हो जाएगा 76% उपस्थित क्षेत्रफल होता है। अगला क्वेश्चन है, संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? 19 का, 32 का, 51 का, 57 का। तो यह चला है हमें 57 गर्तों का हमें पता चला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोकुर झील का निर्माण जिससे संबंधित है वह है
मूंगे की चट्टान, हिमनद, पवन, जल। तो ये गोकुर झील जल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आकृति के आधार पर वर्गीकृत डेल्टाओं में जिनकी आकृति वृत्त के चाप या धनुष की तरह होती है वह कहलाती है पंजाकार डेल्टा, रुंडित डेल्टा, चापाकार डेल्टा, अग्रवर्ती डेल्टा। तो इसमें हो जाएगा चापाकार डेल्टा के नाम से आकृति बनती है। अगला क्वेश्चन है, तृष्ण कटक बनने का प्रमुख कारण है वायु अपर्दन से, नदी अपर्दन से, हिमनद अपर्दन से, हिमनद निक्षेप से। तो यह नदी अपर्दन से ये डेल्टा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, नदियों के तेज प्रवाह व इनके पानी के अधिक फैलाव के फलस्वरूप तटीय भागों के अपर्दन होने को क्या कहते हैं? तो अवनालिका कटाव, फलक अपर्दन, नदी तटीय कटाव, छपछपाना कटाव। तो इसमें होता है नदी तटीय कटाव। कौन सा होता है? नदी तटीय कटाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर भूमि का संरक्षण किया जाता है वह विधि कहलाती है समुद्र तटीय भाग, मरुस्थलीय भाग, मैदानी भाग, पर्वतीय ढालू भाग। जो पर्वतीय ढालू भाग है उसमें स्थानांतरित यानी सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है जिसे ढलान के कारण, तो वह भाग कहलाता है पर्वतीय ढालू भाग। अगला क्वेश्चन है, भीड़ का निर्माण जिससे होता है वह है परत अपर्दन, रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, अपक्षय। तो होता है अवनालिका अपर्दन। जिसे हम उदाहरण दें तो चंबल का भीड़, तो ये अवनालिका अपर्दन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? यानी सौरमंडल में कौन सा वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो वह 97% भाग वायुमंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, आर्गोन। तो ओजोन है वो हमारी रक्षा करती है, जो समताप मंडल में पाई जाती है, 10% सौरमंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि? यानी सौरमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्या कारण हो सकता है? तो इसमें देखो सूर्य के निकटतम, ये तो नहीं है भाई, सूर्य के निकटतम नहीं है। इसमें अवशेषित कण है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। नहीं, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल को सौरमंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान, वायुदाब, संगठन, घनत्व। तो वह है तापमान द्वारा हम इन परतों को विभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? आयन मंडल में, ओजोन मंडल में, सौर मंडल में, समताप मंडल में। जो जल वाष्प सबसे ज़्यादा अधिक होगी वह होगी धरातल के पास वाले मंडल में। तो धरातल के पास वाला मंडल कौन सा है? सौर मंडल। सौर मंडल के बाद में कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? हमने देखा था कि सबसे अंतिम परत कौन सी है। पहले आ जाएगा हमारा सौर मंडल, फिर आ जाएगा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, तो फिर आ जाएगा बहिर्मंडल। तो कौन सा हो जाएगा? बहिर्मंडल देखने को मिलेगी परत। अगला क्वेश्चन है विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो ये 50 डिग्री अक्षांश तक, 10 डिग्री अक्षांश तक, 15 डिग्री अक्षांश तक, 20 डिग्री अक्षांश तक। तो यह मिलता है 50 डिग्री अक्षांश तक देखने को मिलता है दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ की ओर। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है, यानी डोलड्रम क्षेत्र है उसकी क्या विशेषता हो सकती है? निम्न दाब एवं वायु का अवतलन, निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन,
सामान्य दाब एवं वायु का अवतरण निम्न दाब एवं शांत वातावरण देखने को मिलता है। कौन सा मिलता है? निम्न दाब एवं शांत वातावरण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून, विली विली। तो हरिकेन ही तो क्या आता है? हिंद महासागर में। और कौन सा तूफान आया था? फिलीपींस और जापान और चीन सागर के आसपास में टाइफून नाम से आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की या व्याख्या नहीं करता है, यानी चक्रवातों की व्याख्या नहीं करता है? तो कौन सा इसमें? प्रगामी तरंग सिद्धांत, ध्रुवीय वातांग सिद्धांत, भंवर सिद्धांत, गतिक सिद्धांत। तो प्रगामी तरंग सिद्धांत देखने को मिलता है जो इसकी व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं, यानी जो प्रति चक्रवात है वो किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र में। तो ये भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में होता है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र में। जो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर होते हैं उनमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पवन विमुख डालों की अपेक्षा पवनाभिमुख डालों पर दृष्टि अधिक होती है, यह किस वर्षा की विशेषता है? तो यह है चक्रवाती, प्रति चक्रवाती, सहवनीय, पर्वतकृत। तो यह देखने को मिलती है पर्वतकृतीय पवनाभिमुख डालों पर दृष्टि से वर्षा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु तथा मौसम को निर्धारित करने वाले तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है अप्रभावकारी है जो जलवायु पर प्रभाव नहीं डालता है? तो वह देखते हैं, समुद्र से दूरी प्रभाव डालता है, अक्षांश डालता है, समुद्र से ऊंचाई डालता है, लेकिन सागर में जल की मात्रा यह वर्षा पर और मौसम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ताप का प्रत्यक्ष अवशोषण वायुमंडल में सबसे अधिक जिसके द्वारा होता है वह है धूलकण, गैसें, मेघ और जल वाष्प। तो इसमें हो जाएगा सबसे ज़्यादा सूर्य ताप का अवशोषण करती है वो जल वाष्प करती है। अगला क्वेश्चन है, जब वायुमंडल में दृश्यता 300 मीटर से भी कम होती है उस कोहरे के रूप को कहते हैं? तो उसको कहते हैं छिछला या हल्का कोहरा, संघन कोहरा, साधारण कोहरा, अति संघन कोहरा। तो उसको कहते हैं अति संघन कोहरा, जो अत्यधिक होता देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है, यानी बड़े से छोटे महासागर की ओर जाना है उसे क्या कहता है? अवरोही क्रम। जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। दूसरा है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तीसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। चौथा है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। तो इसमें देखने को मिलता है, पहले आता है प्रशांत महासागर, फिर आता है अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है? तो एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है वह कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो यह हिंद महासागर एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है। जो एशिया महाद्वीप है वो उत्तर की ओर से इसे आगे नहीं बढ़ने देता है। जैसे हमारा भारत आ जाता है तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर आ जाता है, फिर स्थलखंड आ जाता है, तो ये उत्तर दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ जाता है, तो इसलिए ये अवरोध का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? वह कौन सा महासागर है जिसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? चीन सागर, मारमारा सागर, जापान सागर, सार्गेसो सागर। तो यह सार्गेसो सागर है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट की ओर स्थित है। जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप का पश्चिमी तट यानी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है, जिसे हम एस आकार का सागर कहते हैं। इस सार्गेसो सागर के चारों तरफ धाराएं प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? यानी कौन सी नहर है जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? स्वेज नहर, कील नहर, सूर नहर और मैनचेस्टर। तो इसमें स्वेज नहर है, ये तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कील नहर है, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर को जोड़ने का कार्य करती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? बेंगुला की धारा, केनारी की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा। तो यह है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जो यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे को मिलती है? तो यह पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर। तो यह मिलती है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। जो सार्गेसो सागर है ये इसके पास से गुजरती है। मेक्सिको की खाड़ी से इसका उद्गम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? यानी जो कौन सी धारा है जो अटलांटिक महासागर के दक्षिणी की ओर जो पूर्ण वृत्त के रूप में योगदान नहीं देती है? बेंगुला की धारा, पश्चिमी पवन की धारा, केनारी की धारा, ब्राज़ील की धारा। तो एक केनारी की धारा है, ये यूरोप के पश्चिमी तट से निकलती है और भूमध्य सागर की ओर रहती है। तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम है? यानी लवणता के आधार पर जितनी ज़्यादा लवणता है वह पहले आएगा। तो इसमें आ जाएगा, पहले लवणता लाल सागर में देखने को मिलती है, फिर आर्कटिक सागर में, फिर काला सागर में। तो यह लवणता का अवरोही क्रम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री 30.30 डिग्री अक्षांश के मध्य, 20 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य, 15 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी तथा 15.5 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य। तो यह हो जाएगा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वृहद प्रवाल भित्ति है, यानी वृहद प्रवाल भित्ति कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, चीन की दीवार, राजस्थान में एक जल विभाजक, रॉकी पर्वत। तो यह ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति जिसे हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। अगला, चलो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी बताना, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को क्लास अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे भी वीडियो पाने के लिए घंटी के आइकन को दबा देना। धन्यवाद।